इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुरुक्षेत्र की चर्चा की शुरुआत करते हुए सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, केसी त्यागी जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मानव जायसवाल जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। हमने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में दो लोगों के बयान दिखाए। हमने दिखाया कैसे आज उपराष्ट्रपति सदन के अंदर बात करते करते रो पड़े। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है ये सैक्रिलेज है, बेअदबी है लोकतंत्र के मंदिर की, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही और भावुक थे, उनके आंसू निकल रहे थे। उसके बाद हमने बात सुनाई, हमने दिखाया कैसे ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा जब 2 दिन पहले ही उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में वेदना इस बात की है कि मैं नहीं चला पाया इस संसद को। मैंने बार बार लोगों से बात की, सभी नेताओं से बात की, लेकिन वो कह रहे थे कि शायद मैं ही असफल रहा, लेकिन मैं आगे फिर कोशिश करूंगा। लेकिन वो दुख उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। फिर हमने अभी अभी एक तस्वीर देखी, संबित पात्रा जी, जब ओबीसी बिल पर चर्चा हुई तो सब कुछ शांत था, वोटिंग भी हुई, वो बिल पारित भी हो गया क्योंकि वो बिल हर दल को सूट करता है। और उसके बाद जैसे ही जनरल इंश्योरेंस बिल आया, फिर एक बार सारे के सारे सांसद विपक्ष के वो वेल में आ गए और वहां एक बार फिर पर्चे उछाले गए। ये आज ही हुआ है जब सदन के चेयरमैन उनके आंसू निकले, उसी दिन एक बार फिर कागज उछाले गए हैं। अब मुझे बताइए कि इसे क्या कहेंगे और ये आगे नहीं हो इसे कैसे तय करेंगे? देखिए सौरभ जी, जो हुआ है वो देश के सामने है, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत पावरफुल है और मीडिया में ये तस्वीरें हम सबके घरों तक पहुंच रही है। मैं तो ये आशा करता हूं कि कम से कम घर के जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 10वीं से छोटे हैं और जो राजनीति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, कम से कम वो इन तस्वीरों को ना देखें। तो हमारे जो लोकतंत्र है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके प्रति सम्मान बना रहेगा। वरना मुझे तो कहने में ये हिचक नहीं हो रही है कि ये जो तस्वीरें थी, सेक्रेटरी जनरल के चेयर के ऊपर, उनके टेबल के ऊपर चढ़ना और चेयर के ऊपर दस्तावेज फेंकना, मुझे लगता है इससे निचला स्तर की राजनीति और नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा ये कंट्रोल कैसे होगा और ये क्या हो रहा है। देखिए सौरभ जी, पार्लियामेंट में डिबेट हो सकता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है, पार्लियामेंट में ओकेजनल डिसरप्शंस अर्थात अवरोध भी हो सकता है, मगर पार्लियामेंट में डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और याद करिए, जहां ये दृश्य हम देख रहे हैं, जहां सभापति की आंखों में आंसू आ गए, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, ये गणमान्य व्यक्तियों का सदन है। अगर इस देश के गणमान्य व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करे, टेबल पर उठ करके चेयर के ऊपर रूल बुक फेंक दें, तो आप सोचिए इसका संदेश पूरे देश भर में किस प्रकार का जाता है। तीसरी बात है, देखिए किसानों के ऊपर चर्चा चाहते थे जी, बताइए। बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, बोलिए। देखिए सौरभ जी, किसानों के ऊपर चर्चा चाहती थी विपक्ष, और जिस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसी दिन सुबह वेंकैया नायडू जी ने हाउस में अपने विषय को रखा कि आज किसानों पे चर्चा होगी। जैसे ही किसानों पे चर्चा हुई, चर्चा कहां हुई? आप टेबल पे चढ़ गए, आप मारपिटाई शुरू हो गई वहां पे। ये क्या है? आपको चर्चा करनी थी, आप चर्चा करते। चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए चर्चा नहीं कर रहे थे क्योंकि चर्चा के लिए आपके पास चर्चा योग्य बिंदु नहीं थे। आप केवल वहां पर अवरोध पैदा करना चाहते हैं, गतिरोध चाहते हैं, और ये अराजकता है। ये गतिरोध भी नहीं है, ये अवरोध भी नहीं है, ये अराजकता है, और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में अराजकता नहीं हो सकती। संबित जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, क्योंकि इस वक्त जो है एक बार फिर हम तस्वीरें राज्यसभा की दिखा रहे हैं जहां हंगामा जारी है और फिर से कागज उछाले जा रहे हैं, फिर से पेपर्स उछाले गए हैं। वेल के अंदर आप देख सकते हैं विपक्ष के नेता मौजूद हैं और एक बार फिर वहां कागज लहराए गए और फिर फेंके भी गए। तो ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है, अभी की तस्वीर है ये। एक बार फिर राज्यसभा में यही हो रहा है। थोड़ी देर पहले 15 मिनट के लिए स्थगित की गई थी राज्यसभा। ये देखिए आप, आसन के ऊपर कागज फेंके गए हैं और जो मार्शल्स हैं वो कागज के टुकड़े जो इस वक्त बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके सामने से कागज के टुकड़े उठा रहे हैं। ये अभी हुआ है। ये देखिए, अगर आप जितने हमारे मेहमान हैं, अगर कहीं आसपास टीवी है तो आप देख लीजिए, नहीं तो इंडिया टीवी लगा के देख लीजिए।
एक बार देखिए, आप, मैं चाहता हूं देखिए आप इस बात को। इस बार तो सीधे जो व्यक्ति चेयर पर है उसके ऊपर, उनके ऊपर गिरे हैं कागज। ऐसा भी नहीं है कि बस उछाल दिए और मेज तक पहुंचे। जो पीठाधीन अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर गिर रहे हैं कागज। तो क्या समझे हम, ये क्या हो क्या रहा है? अभय दुबे जी मुस्कुरा रहे थे जब संबित पात्रा जी बोल रहे थे। अभी जी मुझे बताइए, इससे मुस्कुराने की कौन सी बात है? आपका राजनीतिक विरोध इनसे होगा, आपको इनके तर्क नहीं स्वीकार होंगे, लेकिन जो कुछ अभी इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक भी तर्क हो तो बताइए। सौरभ शर्मा जी, मैं पूरे देश के बच्चों और बड़ों सभी से आग्रह करता हूं कि ये दृश्य जरूर देखना चाहिए। सब लोगों को दृश्य क्यों देखना चाहिए? क्योंकि प्रजातंत्र का, भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का मंदिर सुबह से बता रही है। मैं पार्लियामेंट के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के बच्चों, बताओ, आप जब मंदिर जाते हो तो क्या अपेक्षा करते हो? कि पुजारी विधि विधान से पूजा कराए। आप ये अपेक्षा तो नहीं करते कि पुजारी की बजाय पाखंडी हो और उस विधि विधान में विघ्न डाले। ये तो संभव नहीं है। सितंबर 2020 का वो दिन देश के बच्चों और बड़ों सभी याद रखना, जिस दिन संसद का गला घोट करके, माइक्रोफोन बंद करके, वोट डिवीजन को नकार करके काले 3 कृषि के कानून पास किए। सब गुहार लगा रहे थे कि एक बार हमारी बात सुन ली जाए, इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। यह क्रूर प्रहार है किसानों पर, मगर नहीं सुना। उसके बाद सदन के बाहर किसानों के साथ बर्बरता की है, लाठियों डंडों से, पानी की बौछार से, कील कांटे बिछाकर। वो कैसा न्याय है बताइए देश के 75 करोड़ किसानों के साथ? आज आप कह रहे थे कि एक वो ओबीसी का बिल था जिस पर सबकी सहमति थी। क्यों थी जानते हैं आप? क्योंकि 11 अगस्त 2018 को सारे प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़कर कहा था, प्रधानमंत्री जी ये जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे रहे हो, इसमें राज्यों के अधिकार छीन जाएंगे, आप एक लाइन का संशोधन दीजिए। नहीं माने। 607 जातियां बाहर हो जाती अगर आज सारे दल सहमति नहीं देते इस अहंकारी मोदी सरकार के कारण। जानते 76 अध्यादेश आज तक मोदी सरकार लाई है। हर वर्ष 10 से 11 अध्यादेश लेकर आए और पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाली तो एक के बाद एक कृषि के जमीन छीनने के 3 अध्यादेश लेकर आए जिसकी जरूरत नहीं थी। और पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस की बात अगर देखेंगे तो हमारी सरकार में 151 बिल पास किए, जिसमें से पीआरएस की रिसर्च बताती कि 70% हमने पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए या तो उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजे या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। मोदी सरकार ने 20% भी कानून नहीं भेजे। 6 अगस्त को तो 25 कानून 21 मिनट में पास कर दिए सरकार ने। और जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल, वो बिल जिसको कि अप्रैल 2021 में अध्यादेश लाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर प्रोविजन स्ट्रक डाउन कर दिए थे, उसी प्रकार का कानून फिर से लेकर आए और चुपचाप पास करा दिया। तो यह प्रजातंत्र की हत्या नहीं है। मैं संवेदनशीलता से कहना चाहता हूं। अभय दुबे जी, मेरा जो मूल प्रश्न था, मैंने एक मूल प्रश्न आपसे किया था कि मेज के ऊपर खड़े होकर चेयर की तरफ रूल बुक फेंककर, वो आपका सांसद था, और आज चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंककर, पीठासीन व्यक्ति के ऊपर कागज फेंककर आपने क्या हासिल कर लिया? जो बातें आप कह रहे हैं अगर वो सारी सच है तो आपने हासिल क्या कर लिया? आपने कानून वापस करवा लिए? आपने कृषि कानून वापस करवा लिए? कल कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही थी, वो होने नहीं देकर के आपने कानून वापस करा लिए? सौरभ जी, मैंने ये हासिल कर लिया। दृढ़ता से कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि सौरभ शर्मा जी देश के करोड़ों करोड़ जो दर्शक इंडिया टीवी के हैं उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि क्या अन्याय हुआ। ये हासिल मैंने किया। मुझे सरकार से अपेक्षा नहीं। सर एक सेकंड अभय दुबे जी, ये तो देखिए, इंडिया टीवी तो ये काम करता ही। ये बात मेरी आपसे एक बार पहले भी हुई है, मैं आपको लगेगा मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को। पार्लियामेंट अभय दुबे इंडिया टीवी पे बोले या राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले, किसका असर ज्यादा है? आप मुझे बताइए। तो आपके नेता का नाम ले रहा हूं। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते कृषि कानूनों के खिलाफ, उसकी आवाज तेज जाती, या अभय दुबे इंडिया टीवी पर बोलेंगे उसकी आवाज तेज जाएगी? बताइए। मेरे विद्वान साथी ने आज कहा कि हम तो कृषि पर बात कर रहे थे आज, और इसी का प्रस्ताव, जानते क्या षड्यंत्र किया? आज भी इन्हीं के सांसद से एक प्रस्ताव दिलवा दिया। किस पर? कृषि के विषयों पर। अरे सारे प्रतिपक्ष ने कहा था कि कानून वापसी का एक प्रस्ताव हम स्थगन ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा कराइएगा। साफ नकार दिया। हमने कहा जो जघन्य अपराध हुआ है, जो घातक हमला एक हथियार से देश की संप्रभुता पर आप इसको बात कर रहे हैं। बस एक लाइन का जवाब दीजिए। ये जो कुछ अभी भी कल की तस्वीर चल रही है, आप इसके साथ हैं? आप अभी भी कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, जो भी किया गया कल और आज ठीक किया गया? ये बताइए, बोल दीजिए बस एक बार।
अच्छा मुझे बताइए सौरभ जी किस हाँ नाम है, जवाब दे दीजिए अभय जी। सुनिए ना, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि ठीक हुआ, हम मेज पर खड़े होकर कागज उछाले, किताब उछालेंगे, हम कागज फाड़कर फेंकेंगे, ये ठीक है, हम करेंगे। महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। वो कहते थे जो कानून तुम्हारे अधिकारों का संरक्षण न कर सकता हो उसको फाड़ कर फेंक दो, उसको उछाल दो। और मैं चलिए बस ठीक है। अरुण जेटली क्या ये किस मुंह से ठीक है, मुझे मालूम है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज क्या कहते थे, और मुझे यह भी मालूम है कि उस पर आपके नेता और मंत्री क्या कहते थे। अभय जी मुझे मालूम है वो दोनों क्या कह गए, और मुझे मालूम है उनके ऊपर आप लोगों ने क्या कहा, तो इसीलिए रहने दीजिए, वो तर्क पुराना हो गया। एक सेकंड, केसी त्यागी जी के पास जा रहा हूं। पार्लियामेंट हम पांचों में से केवल केसी त्यागी हैं जो दोनों सदनों में रह चुके हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। सर त्यागी जी, अभी आपने सुना अभय जी ने महात्मा गांधी जी को उद्धृत करके कहा कि यह भी जायज है अगर अपने हक के लिए करना पड़े, कागज भी फाड़ो, बिल भी फाड़ो, और ये तो हमने सब देख लिया। इससे पहले मंत्री के हाथ से स्पीच छीन कर फाड़ी गई थी। आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र अभय दुबे जी भी किसी सदन के सदस्य बन जाएं, मैं इनके लिए शुभकामनाएं रखता हूं। लेकिन महात्मा गांधी, तो मैं भी महात्मा गांधी का अनुयायी हूं अभय जी, और सत्याग्रह किया मैंने कम से कम कोई 20 बार, आप ही की ही सरकार के खिलाफ, 1 या 2 बार बीजेपी के खिलाफ। गांधी जी तो अपने विरोधी के प्रति भी ईर्ष्या विद्वेष मत रखिए। गांधी जी जब सत्याग्रह पर हैं, उपवास पर हैं, उनका कहना है कि मैं आत्मशुद्धि के लिए, आत्मबल के लिए सत्याग्रह करना हूं, और जिसके विरुद्ध करना हूं उसके प्रति भी मेरे मन में दुर्भावना नहीं है। इसलिए गांधी जी को तो ऐसे में कोट मत कीजिए। उनका सारा सत्याग्रह नॉन वायलेंस पर है, और जो प्रतिद्वंदी है, विरोधी नहीं मानते, दुश्मन तो मानते ही नहीं थे वो आपकी तरह से। जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी पक्ष का है या अलग विचारधारा का है, उसका भी अहित नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था चौरी चौरा में, किसानों पर गोलीबारी चली, 2-3 किसान मर गए। उसके बाद हिंदुस्तानी किसानों ने कुछ अंग्रेज मार दिए, पीक पे था। जवाहरलाल को भी, सरदार पटेल को भी बुरा लगा, और वो गैर गांधी जी से झगड़ा करके आए कि आपने क्यों आंदोलन वापस ले लिया। उसने कहा ना ना, अगर हिंसा हो गई है तो जो मेरा लक्ष्य है, द एंड विल नॉट जस्टिफाई द मीन्स, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन जो है वो भी ठीक होने चाहिए। जिस तरह का ये हो रहा है, आपकी भी सरकार का हम लोगों ने विरोध किया, हम तो खैर सारी जिंदगी आपका ही करते रहे, ऐसे दृश्य हमने नहीं देखे। और अब तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे डांगे, अब भूपेश गुप्ता, अडवाणी जी, आपके मधुने में जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योतिर्मय बसु, इतने बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ये बहस करके आपको पराजित करते थे, पत्थर फेंक करके नहीं, टुकड़े फेंक करके नहीं। और सभापति जो है, जब वो आता है सदन में, प्रधानमंत्री भी खड़ा होता है। आप तो खैर विद्वान आदमी, मुझे ज्यादा नहीं बताना, सदन के प्रवेश करते ही सभापति प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाता है। जब आप उस पर को अपमानित करते हो, उस पर फेंकते हो कागज, तो कागज वो लोकतंत्र के माथे पे फिकता है, वो संविधान पे फिकता है, वो संसद पे फिकता है। और मैं एक और चीज मित्र आपको कह दूं, मैं बहुत एक्टिव मेंबर रहा हूं जी। मैं 365 दिन तो मेरी हाजिरी रही है, और कोई दिन नहीं है एक भी जिस दिन मैं ना बोला हूं। और सरकार को मैंने अपने मित्र संबित पात्रा की जो पार्टी थी, हमारे उन दोनों साथ नहीं थे हम, इनको रोज परेशान में करता था, लेकिन उसमें कटता नहीं थी। मैं 1 बजे तक सरकार का विरोध करता था, 1 बजे अरुण जेटली के साथ छोले भटूरे खाता था जो हम लोगों को खिलाते थे। तो इसमें ये मतभेद है, ये हमारी राय आपसे अलग है, दुश्मनी नहीं है। माफ करना, इस बार का जो आचरण है। और मैं एक और चीज सौरभ जी आपको कह दूं, जी रूलिंग पार्टी के लिए इससे ज्यादा सहज स्थिति कोई नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20-25 दिन से कर रखी। मैं सहमत हूं। मिनिस्टर असहज होते हैं, मिनिस्टर कष्ट में होते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं, जब सप्लीमेंट्री पूछी जाती है। एक बार मेरी एक सप्लीमेंट्री के जवाब में मंत्री को नीचा देखना पड़ा, जी बिल्कुल, पूरा सदन, बीजेपी के लोग भी मेरे साथ हो गए जब मंत्री ने कहा कि किसानों की आत्महत्या, किसानों में बढ़ती हुई
नपुंसकता की वजह से आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, आज एक आपने तो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था लोकसभा के स्पीकर का। जी, मैं मानव जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से सुन रहे, कहना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में। लोकसभा के स्पीकर ने यह कहा कि मैंने विपक्षी दलों से कहा था कम से कम क्वेश्चन आवर चलने दो, क्योंकि क्वेश्चन आवर में आप सवाल पूछेंगे तो वो सरकार को आप सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आवर भी नहीं चलने दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कोई स्थगन मांगे और मैं स्थगन ना दूं तो आप विरोध कीजिए, लेकिन निरंतर हंगामा हुआ है और कोई भी प्रक्रिया का पालन होने ही नहीं दिया गया, तो हम काम कैसे करते? मानव जायसवाल जी एक बार जवाब दे दें इस बात का, फिर मैं जाऊंगा संबित जी के पास। मानव जी, क्योंकि शुरुआत आपके सांसद ने की थी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर। तो पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और त्यागी सर का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने सच में गांधी जी की बहुत अतुल्य बात हमको बताई, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि ये बीजेपी गांधी की अनुयायी नहीं है, ये गांधी जी की अनुयायी सरकार नहीं है, ये गोडसे की अनुयायी सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमने बात मांगी कि भैया आप फार्म बिल को रद्दी के टोकरे में फेंके, उसके बाद हम बात विवाद करेंगे। क्यों हम ये जो आपने बोले ना, जो पर्चा फेंका गया, ये पर्चा नहीं फेंका गया है सर, ये देश को अवगत कराया गया है कि हम फार्मर्स और किसानों के लिए परस्पर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस काले बिल को रद्दी के टोकरे में फेंके। तीसरी बात, जहां के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात होती है, मानव जी इस पे बात करते हैं, मानव जी इस पे बात करते हैं, खत्म करने दीजिए। मैं आप ही से बात करूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं तो आपने जो अभी एक बात कही, क्योंकि आपने बड़े जोर से बात कही कि रद्दी की टोकरी में फेंके कृषि कानूनों को, तो मुझे बताइए कि क्या इस तरीके से आप बातें कर लेंगे सरकार को? इस सरकार ने काले कानून, चलिए आप उसको काला कानून कहिए, इस सरकार ने इसी पार्लियामेंट से वो कानून पास कराया, इसी पार्लियामेंट से पास कराया। आप कागज उछाल कर वो बिल कैसे वापस कराएंगे? ये जो सरकार है, सुनिए सर, ये जो सरकार है, ये अहंकारी सरकार है, ये ब्रिटिश की अनुयायी है। हमको मुझे पता है, हमने पढ़ा है, भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, धमाका किया था और उन्होंने बोला था ये बहरी सरकार है, इनको धमाके की जरूरत है। और आज वो धमाका हमारे सारे सांसद दे रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता दे रहे हैं। इनके अपने कुछ नेतागण हैं जो विरोध करते हुए इनको छोड़ के चले गए। एनडीए पहले जैसा एनडीए नहीं रहा, बहुत एनडीए के लोग छोड़ के चले गए। और सर मैं बताता हूं, हम संविधान की अवहेलना नहीं करते, संविधान की पूजा करते हैं। 127वां संविधान अमेंडमेंट बिल जब पास होता है तो हम एज एन ऑपोजिशन, हम एज अ देशभक्त पूरा का पूरा परस्पर उसमें सहयोग देते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं वो नहीं आते, क्योंकि उनको संविधान पे भरोसा है कि नहीं है, इनको अपने नेतागण से चलिए ठीक है, अब आपने अपने आप को भगत सिंह कह दिया, इनको अंग्रेज सरकार कह दिया और कागज के टुकड़ों को बम कह दिया। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दें। देखिए सौरभ जी, यहाँ केसी त्यागी जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ऑपोजिशन ने अपनी बातों को रखा है, मगर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है और मैं केवल इतना ही सोच रहा हूं कि बहुत सारे लोग जिनको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है वो डिबेट देख रहे होंगे। अभी जस्टिफिकेशन दिया गया, भगत सिंह जी ने बम फेंका था तो हम भी कर सकते हैं। देखो, इसको आप लिटरली सोच के देखो, ये चुना हुआ सरकार है, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है। आप मेटाफोरिकली क्या कहते हैं अलग विषय है। 303 सीट हमें किसी और ग्रह के लोगों ने या किसी और देश के लोगों ने नहीं भेजा है चुन के, ये हिंदुस्तान की जनता ने भेजा है। और इसको एक अंग्रेज की सरकार कहे कि हम बम भी फेंक सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितनी घृणक बात है, ये कितनी हिंसक बात है। वो जो बिल है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये संसद नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी, यहाँ पर आप पीठाधीश हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंट्रोल करें। संबित पात्रा जी की आवाज आए। मानव जी प्लीज एक बोलिए। गलती हो गई है, मान लीजिए। देखिए सौरभ जी, जनता देख रही है, ये लोग डिबेट तक नहीं होने देते टीवी डिबेट में। यहां मेरे और आप त्यागी जी के व्यवहार को देखिए और जो दोनों प्रतिपक्ष के हमारे प्रवक्ता हैं उनके व्यवहार को देखिए, इसी से आप जान जाएंगे छटपटाहट कहां है। इतने मिनटों तक हमने धैर्य धरा, इतने मिनटों तक हम पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, कभी हमने यहां बदतमीजी की बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का भर्त्सना करता हूं कि बम फेंका जाएगा, क्यों बम फेंका जाएगा, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहा काले कानून को जब तक टोकरी में नहीं फेंकोगे तब तक। अरे काले कानून आपको लगते हैं, आपको लगता है टोकरी में फाड़ के फेंकना चाहिए तो बहस के माध्यम से होगा ना, फाइल फेंक के तो नहीं होगा। 84 के दंगे बहुत जघन्य दंगे हुए थे, 5000 सिखों को कत्लेआम कर दिया गया था, सड़क पे जला के मार दिया गया था।
एक बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने टेबल पर चेयर पे चढ़ करके रूल बुक फेंका कि इनमें से एक आदमी को फांसी नहीं हुई, एक आदमी को जेल नहीं हुई, 30 वर्षों तक हम मारेंगे लोगों को पकड़ करके संसद के अंदर? नहीं, अरुण जेटली जी ने, सुषमा जी ने, सभी ने डिबेट किया कि आखिर 84 के दंगे में जो लोग लिप्त थे उनको सजा क्यों नहीं मिली। और यहां पर मैं एक बात क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, मुझे आप 10 सेकंड और दीजिए। दोनों आत्माएं दिवंगत हो चुकी हैं, अरुण जेटली जी, सुषमा जी। अरुण जी और सुषमा जी के नाम को बहुत दिनों से इस डिबेट में डिसरप्शन को सही मायने दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैं दोनों का प्रवक्ता बनकर यहां कहना चाहूंगा, 2015 में अरुण जेटली जी ने स्वयं इस पे एक सफाई दी थी जब उनसे पार्लियामेंट के बाहर पूछा गया था कि आपने भी तो कहा था कि डिसरप्शन इज अ पार्लियामेंट्री वे। तो अरुण जेटली जी ने कहा था, जब हमने 2G के केस में डिसरप्शन किया था उस समय CAG और CVC ने उस समय की सरकार को इंक्रिमिनेट किया था, उसके बाद चार्जशीट CBI ने उस समय की सरकार के खिलाफ किया था, तब जाके हमने JPC की मांग की थी। अब ये पेगासस के मामले में हो या किसी भी मामले में कोई इंक्रिमिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है आप इतना सीरियस लगता है तो आपने FIR क्यों नहीं कराया, और आप यहां पर चाह रहे हैं कि आप इस प्रकार का हंगामा करेंगे जो इशू नहीं और उसमें अरुण जेटली जी और सुषमा जी के नाम को लाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये गलत है, जो गलत है उसको सही कोई ठहरा नहीं सकता। चलिए ठीक है, मैं बार बार पूछता हूं, कौन सभ्य व्यक्ति कहेगा कि चेयर पे टेबल पे चढ़ करके इस प्रकार आक्रमण करना सही है? कौन सभ्य व्यक्ति कहेगा? अरे मानस जी आप बताइए, आप खुद बंगाल के अंदर कितनी महिलाओं का रेप हो गया पॉलिटिकल कारणों के कारण, कितने लोगों को मार दिया गया ठीक है हमारे पोस्ट पोल वायलेंस में, हम कितनी बार चेयर पे चढ़ के मारा पिटाई शुरू कर दिया। हम बहस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, हमने तो ये हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। और सौरभ जी मैं आपको याद दिलाऊं, 4 दिन पहले एक कांच का दरवाजा टूटा है राज्यसभा में, ये TMC के लोगों ने तोड़ा है और एक महिला कर्मचारी के गले में कट आई है, बहुत गहरी कट आई है। मैंने उसके ऊपर TMC के नेताओं का रिएक्शन सुना था, इन्होंने साफ कहा कि झूठ बोल रही है सरकार। उस कर्मचारी की इन्होंने तो कह दिया साफ कि झूठ बोल रही है सरकार। मैंने उत्तर सुना था TMC के सांसदों का उसके ऊपर। नहीं, उस कर्मचारी ने चिट्ठी लिख करके आगे भेजा है। आप भूल जाए, वो कर्मचारी है ना, वो तो हमारी सदस्य नहीं है ना, वो सांसद नहीं है ना। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट अभय जी, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए, इनका नाम लिया है, मैं चाह रहा हूं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर ले। मानव जायसवाल। मानव जी सर, मैं बोलना चाहता हूं सर, ये जो अहंकारी सरकार है ना, इनके पास सारे डेटा रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो श्रमिक मारे गए घर जाते जाते उनके डेटा इनके पास नहीं है। ऑक्सीजन से कोविड में जो लोग हमारे मारे गए, जो हमारे प्रियजन मारे गए, पूरे देश ने देखा है, वो इनके पास डेटा नहीं है। तो सर इनके पास डेटा नहीं होंगे क्योंकि डेटा चोरी करेंगे, पेगासस लाएंगे। अब मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं सर, इनको बड़ा दुख होता है सर, और मुझे उससे ज्यादा दुख होता है कि इनका जो अहंकार है, ये ED, CBI, कोर्ट, अपनी शक्ति, पैसा, हर चीज के घात भी हो गए। तो ये जो चीज है ना सर, जहां पे भी इनकी बैकडोर एंट्री होगी आ जाएंगे। इनको 1984 दिखता है, लेकिन 2002 की इनकी सरकार नहीं दिखती है। इनको नहीं दिखता है कि उनके मुख्यमंत्री जो आज हमारे प्रधानमंत्री, उनके नाक के नीचे में इस तरीके से कत्लेआम हुआ था। ठीक है, चलिए, कोई भी मरे, कहीं पे भी कुछ भी हो सर, गलत ही होगा। आप गलत को सही नहीं करेंगे। और सर मैंने जो बात बोली है, मैंने कलम और कागज की ताकत बोली है, हम बम की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम गोली मारो सरकार तो नहीं सर, है। पुर्जों पर थोड़ी आप पुर्जों पर इतिहास थोड़ी लिखेंगे, कागज को कागज रहने दीजिए ना, कागज के पुर्जे बना के तो उड़ा रहे हैं आप फिर कह रहे हैं, फिर कलम कागज की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कोरोना। अभी आपने अपनी बात आपने कोरोना से शुरू करी कि इनके पास जवाब दिए। मैं एक सेकंड में एक बात कहूं आपसे, एक सेकंड मानव जी, एक सेकंड में अभय जी के पास जाऊंगा, फिर त्यागी जी के पास। अभी आपने कोरोना पर एक बात करी कि इनके पास उत्तर नहीं है इस बात का कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हो गई। जिस दिन पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहब ने वो बात कही थी, पूरे देश में गुस्सा था, कि कैसे एक मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी। उस मुद्दे को संसद में उठाने की बजाय हंगामा हुआ, जबकि यही सरकार कह रही थी कि पहले कोरोना पर बात करो, और कोरोना पर पहले ही दिन अपेक्षा यह थी कि आप लोग विपक्षी दल कहते कि कैसे कह दिया इस सरकार ने कैसे कह दिया कि फिर ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई बिना ऑक्सीजन के। लेकिन वो नहीं हुआ ना, वो नहीं हो पाया। सरकार है, अरे भाई, वो तो कह रहे थे कोरोना पर चर्चा करो, उनके सारे मुद्दे तो इनके खिलाफ जा रहे थे, आप चर्चा करते कोरोना पर घेरते इनको। बहरहाल एक सेकंड अभय दुबे जी ने भी सुषमा जी का, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लिया था, इन्होंने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। और अभी भगत सिंह जी से भी तुलना कर दी मानव जी ने, उस पर भी एतराज जताया संबित पात्रा ने। अभय दुबे, देखिए, आखिरी दृश्य जो हमने देखा, संबित पात्रा जी माथे पर हाथ रख रहे थे, तो मैं पूछता हूं कि माथे पर रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, भगवान कसम बताओ हमें माजरा है क्या?
अरे जनाब, ये प्रधानमंत्री जी ने 75 करोड़ किसानों की आजीविका के चीथड़े उड़ा करके ऐसे चौराहे पर उछाल दिए हैं और उनकी क्या गत कर दी। 600 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। जानते हैं आप अरुण जेटली जी का जिक्र, मैं अरुण जेटली जी का किन संदर्भों में जिक्र कर रहा हूं, ये सुनिए। सितंबर 7, 2012 हाउस में कहा हुआ है, हाउस के रिकॉर्ड पर है, नॉट अलाउिंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। तब तो हम आग्रह कर रहे थे कि डिबेट कीजिए। आपने जिन एजेंसियों का नाम लिया, इसका अर्थ था कि पारदर्शिता थी हमारी सरकार के समय, संबित पात्रा जी, और पारदर्शी तरीके से काम हो रहा था। आपने तो सारी आवाजें बंद कर दी। आप सवाल इस बात का नहीं है कि क्या कागज फाड़ कर फेंके, सवाल इस बात का है कि तिल तिल कर लोग मरे, और सदन में आपने कागज पर यह लिख दिया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आपने सदन में यह लिख दिया कि कोई पैनल ही नहीं था जो ऑक्सीजन मैपिंग कर रहा था। अरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे संबित पात्रा जी जो ऑक्सीजन मैपिंग कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड था, लेकिन आप वो सब छुपाना चाहते हैं। आप जो घातक हथियार से भारत के संविधान पर हमला हुआ, उस संविधान के चीथड़े उड़ा दिए जासूसी को लेकर, उस पर सवाल नहीं बताना चाहते। यहां तक तो दूर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अगर नोटिस देती है कि आइए चर्चा कीजिए, आपके सांसद उसके बाहर आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहस हो तो मीटिंग करके बताओ। तो ऑफिशियल्स को सरकार नहीं आने देती, क्या छुपाना चाहते हैं आप देश से, बताइए। तो आज जो संवेदनशील विषय है, सदन पर चर्चा आपने नहीं कराई, इसका मंतव्य साफ समझ में आता है, क्योंकि आप अभ्यस्ती नहीं है संसदीय परंपरा और मान्यता के। मैं मानता हूं केसी त्यागी जी जैसे मूर्धन्य सांसद सदन में हो और अपनी बात रखें, मगर आज अगर वो दिल पर हाथ रखेंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे। हमारे सारे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, न किसान पर चर्चा, न महंगाई पर चर्चा, न पेगासिस पर चर्चा, ठीक है, सदन चलाते नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका आज इसका जवाब त्यागी जी दें। त्यागी जी सब में वरिष्ठ है। त्यागी जी मुझे बताइए, सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, दोनों की? और दूसरा, अगर विपक्ष चाह रहा है कि मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा और पहले इसी पे करूंगा, तो क्या सरकार बाध्य है कि वो ऐसा हो? देखिए, मैं तो यूपीए 2 और एनडीए 1 दोनों में सदस्य रह चुका हूं। लोकसभा का छोड़िए, मैं तो राज्यसभा का जिक्र कर रहा हूं, हाउस ऑफ एल्डर का। तो जिम्मेदारी तो दोनों की है, और सुबह को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है सदन से पहले, जिसमें सारे राजनीतिक दल होते हैं और सभापति होता है, तब एजेंडा तय हो जाता है। मैं कोई हिमायत के तौर पे नहीं कह रहा, मुझको पहले दिन का याद है जब उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अंदर 267 यानी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी कि सारे प्रस्ताव बंद होकर के मैं बहस करने को तैयार हूं। माफ करना अभय जी, मैं निष्पक्ष होना चाहता हूं। अगर उपराष्ट्रपति उस दिन तैयार थे, 11 बजे सदन शुरू होगा, हमारे मित्र जो हैं सदन के अंदर चले जाएंगे, बैल में चले जाएंगे, हंगामा होगा, आवाज सुनाई नहीं देगी। अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। अगर दोनों पक्ष चाहते, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, तो पेगासस पे भी बहस होती, किसानों पर भी बहस होती है। और किसानों की प्रॉब्लम, मैं किसान पुत्र हूं, कोई 7 साल की नहीं है, 70 साल की है। ये जो कर्जा हर किसान पे 1 लाख रुपए है, ये जो 50% जमीन जो है इरिगेटेड रह गई पिछले 70 साल में, 7 साल में नहीं 70 साल में, ये जो इतने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, ये 7 साल में नहीं की, ये 70 साल। मैं चाहता हूं बहस हो जी, एज ए फार्मर एक्टिविस्ट मैं चाहता हूं 70 साल का हिसाब किताब लिया जाए। क्यों गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मजबूत हुए, क्यों अर्बन रूरल रिफ्ट इतना तेज हुआ, क्यों हम गांव में नहीं रहना चाहते? अगर त्यागी जी हम अभी जिन विषयों पर ये सत्र धुला है उसकी बात करें, तो ये पहले कहते थे पेगासस, अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि पेगासस का तो कोई आधार ही नहीं है, और सरकार के मंत्री कहते थे कि पेगासस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक आपने कहा कृषि कानूनों की बात, तो ये सरकार कहती है कि हम तैयार थे, लेकिन हमने कहा पहले कोरोना कर लो। तो पहले पेगासस पहले कोरोना, इसी में बात चलती रही और दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। अब बताइए किसकी जिम्मेदारी है? एक सेकंड त्यागी जी, छोटे में त्यागी जी प्लीज। नहीं अभय जी, अगर आप चाहते, और हमारी पार्टी के तो कह चुके हैं मुख्यमंत्री भाई, पेगासस पे भी कर लो अगर किसी के मन में शक शुबा है तो। कृषि कानूनों पे भी हम कह रहे हैं, कोरोना पे भी हम कह रहे हैं, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में जब चेयरमैन की अध्यक्षता में और लोकसभा के सभापति की अध्यक्षता में
जब एक चीज तय हो जाए उसको फॉलो करो। ठीक है। अब जब उपराष्ट्रपति कहते रहे कि मैं 267 में बहस कराने को तैयार हूं तो मान लेना चाहिए था। दिक्कत क्या है, आप ये तय नहीं कर सकते कि पहले पेगासस पे होगी। ठीक है, आप और प्रस्ताव ले आते, स्थगन प्रस्ताव। ये कोई एक पार्टी की। अच्छा एक मिनट अभी जी मैं आता हूं। ठीक है त्यागी जी, आपने मुझे लगता है बड़ी स्पष्टता से इस विषय रख दिया कि इसका तरीका क्या होता है कि सदन में काम चले और कौन से विषय उठे। संबित इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बोले फिर मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, यहां पर आप विपक्ष की उदासीनता को देखिए और किस प्रकार से झूठ फैलाई जा रही है। यहां और कई डिबेटों में कहा जा रहा है ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सरकार ने कितनी बड़ी गलती की। आप उस उत्तर को देखिए, सरकार ने स्पष्ट कहा है किसी भी राज्य ने ये आंकड़े नहीं भेजे हैं, हम केवल कलेक्टिंग एजेंसी हैं, किसी भी राज्य ने नहीं भेजे। मैं इंडिया टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप आर्काइव से निकालिए, जिस दिन ये विषय हुआ था उसी दिन टीएस सिंहदेव जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई। उसी दिन टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। बंगाल में चीफ सेक्रेटरी ने कहा बंगाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। तो क्या हम यहां मैन्युफैक्चर करें कि आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई है? आपको तो किसने रोका नहीं था, आप बिल्कुल आंकड़े दे सकते हैं। अभी भी आज शाम को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मुख्यमंत्री और आपके हेल्थ मिनिस्टर इन आंकड़ों को जारी कर सकते हैं। मगर ये जो दोहरे मापदंड हैं आपके, आप अभी इसी टीवी चैनल पे बताइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगा, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मृत्यु हुई है वो यहां बताएं। यहां तो कोई रोक नहीं रहा है, यहां तो माइक ऑफ हम कर नहीं सकते हैं। आप बता रहे हैं आपका माइक ऑफ कर देते हैं पार्लियामेंट में, यहां तो सौरभ जी आपका माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं, बताइए जरा। और मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूंगा आपके राज्य में बंगाल में कितनी मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अच्छा, इसका जवाब ये देंगे वैसे तो अब केंद्र सरकार ने इस सवाल का जवाब राज्यों से मांगा भी है कि बताया जाए, यह आंकड़ा दिया जाए। लेकिन संबित जी, जैसा आरोप आपकी सरकार पर लगा बार बार कि आपके अड़ियल रवैये की वजह से यह सदन वॉश आउट हो गया, अब ये एक पेगासस की मांग कर रहे थे कि उस पर चर्चा हो। ऐसा नहीं है कि उस मुद्दे को लेकर के कहीं धुआं नहीं उठ रहा था, वो मामला तो बना था, आरोप लगे थे, विपक्ष ने कहा इस पर जांच करो, गंभीर मामला है। तो अगर पेगासस पे चर्चा होती तो आप इनको दोष देते और शायद ये सदन धुलता नहीं, ये सत्र धुलता नहीं। मैं जवाब दे रहा। देखिए, पहली बात तो है पेगासस को लेकर स्टेटमेंट मंत्री जी पढ़ रहे थे, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट लेकर के खींच करके फाड़ देना, यह भी हम सबने इसी सदन में देखा है। तो ऐसा नहीं है कि चर्चा हो ही नहीं रही थी या इस पर डिस्कशन तो होने खुद नहीं दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एफआईआर करो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दो डिबेट नहीं हो सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर आए हैं तो लेट द डिबेट हैपन इन द सुप्रीम कोर्ट, ये मल्टीपल डिबेट्स मत कराइए, सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरी बात, मैं भूल जाइए प्रवक्ता बीजेपी का हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते कहता हूं पहला डिबेट और डिस्कशन कोरोना पे ही होना चाहिए था। कोरोना के थर्ड वेव पे, कोरोना के सेकेंड वेव पे ऑक्सीजन प्लांट कैसे स्थापित होंगी हर जिले में, इतने बच्चे यतीम हो गए वो आपने रोक दिया, ये तो जघन्य अपराध। अच्छा, समय खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब आए, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब अभय जी और मानव जी दोनों दे। पहले मानव, पार्लियामेंट सेशन चाहिए था कोरोना पे। ठीक है, देखिए मैं बोलना चाहता हूं, देखिए गंभीर आरोप थे। अभय जी, मानव जी बोल ले, मैं उसके बाद आऊंगा, समय लेगा आपके पास, बोलिए मानव। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने बड़ी बात करी। मैं भी भारतीय हूं सर, मुझे भी जानने का अधिकार है। जिस तरीके से आपने ऑक्सीजन प्लांट के लिए किसी कंपनी को नियुक्त कर दिया था कि भैया आप ही ऑक्सीजन प्लांट बनाए, फिर आपको पता चला कि मुंह का मुखौटा गिर रहा है तो हमने डीआरडीओ को दिया। तो ये जो बात है ना सर, ये जो बैकवर्ड एंट्री वाली जो सिस्टम है ना कि हम आधी बात करेंगे सर, आधा सर सुनिए सर, सुनने की क्षमता रखिए सर। अरे आप बड़े हैं, सुनने की क्षमता रखिए। आपको आपके डिक्लेयर तो करिए, बोलिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बोलिए। जहां पे आपकी सरकार चल रही है, दिल्ली में जहां बैठे हुए हैं, दिल्ली में लाखों का अंबार बिछा, यूपी में डबल इंजन सरकार है, वहां लाखों का अंबार बिछा। ठीक है, एक मिनट, अच्छा ठीक है अभय जी, 15 सेकंड में इन्होंने कहा कोरोना पर ही बात होनी चाहिए थी पहली। अभय दुबे आवाज आए, 15 सेकंड अभय जी बस। आज इसका अर्थ है संबित पात्रा जी ने अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। संबित पात्रा जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को आपने झूठा साबित कर दिया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है
जिसने आपने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, लेकिन उसने सुनिए ऑक्सीजन की कमी के कारण मध्य प्रदेश को भी सप्लाई की ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ ने। प्लांट नहीं लगाया था। अब इस सत्र में तो जो खैर होना था वो हुआ, जो हुआ वो बहुत खराब था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्लियामेंट जब दोबारा बैठेगी तब ऐसे दृश्य देखने को न मिले, इसके लिए दोनों पक्षों को मिलकर ही कोई राज निकालनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी आपका, संबित जी, अभय जी और मानव जी आपका भी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।